नमस्कार विद्यार्थियों। केके की हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कालूलाल कुलमी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो आपके लाभ के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित खासतर तौर से यूजीसी नेट के लिए डाल रखे हैं। और यूजीसी नेट से इतर भी आप अगर कोई परीक्षाएं दे रहे हैं, कुछ समकालीन साहित्य को समझना चाहते हैं, कहानियां समझना चाहते हैं, कविताएं समझना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप उनसे गुजर सकते हैं और लाभ ग्रहण कर सकते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, सब तरफ कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। रात का समय हो गया है, उनका भी समय हो चुका है। और इस उपन्यास में भी कुत्तों का बहुत ज्यादा जिक्र आता है, राग दरबारी में भी। तो हम लोग इसी पर बातचीत कर रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का बहुत फेमस उपन्यास है, 1968 में यह प्रकाशित हुआ था। और किस तरह से रंगनाथ जब गांव पहुंचता है तो उसके बाद उसके मामा वेद जी उसके लिए क्या क्या करते हैं। और वो एक समझे कि कच्चा अनुभवहीन लड़का जो सिर्फ किताबों की दुनिया से गुजरा है और उसे दुनियादारी का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, चीज़ों का एहसास नहीं है, और उस स्थिति में वो क्या निर्णय लेता है और किस तरह की समझदारी का परिचय देता है। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुकद्दरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने अपने ढंग से उपयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थी और शाम को सोते समय वापस जमा कर लेती थी। मतलब बद्री जो वेदी जी का बेटा और पहलवानी भी करता है, तो उसका कमरा है। और किस तरह से वहाँ तमाम लोग आते जाते हैं और उस आने जाने की इस प्रक्रिया में, आने जाने की इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। घर की महिलाएं भी आती है, सब आते हैं। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलियां, अंगूठे और पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते थे। वैद्य जी के दवाखाने की अनावश्यक शीशे भी कमरे की एक अलमारी में जमा थी। प्राय सभी शीशियां खाली थी। अब देखिए, वैद्य जी एक वैद्य भी थे और पॉलिटिशियन भी थे और चालू, और कह सकते हैं कि मतलब हर तरह से डोमिनेंट पर्सन थे वो। और हमने कहा ना कि वैद्य जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, वो वाली बात है। और वैद्य जी की शीशियां भी वहां पड़ी हुई थी, उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन, इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर एक अर्ध मानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से जिसकी मूछें ऐंठी हुई, लंगोट कसा हुआ है और परिणामतः स्वस्थ बहुत अच्छा है। पता चलता है कि वही शीशियां हैं जो हजारों इंसान को शेर के मानिंद बना देती थी। यह दूसरी बात है कि वे अपने गुसल खाने और शयन कक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घुमा करते हैं, बाहर बकरी के बेंबे बने रहते हैं। अब जो वैद्य जी की दवाएं हैं उनका असर सिर्फ उन फोटो, उन तस्वीरों के अंदर है। वास्तविक जीवन में जैसे उनका कोई मतलब नहीं है। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तक से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजी राज पुस्तक आपको पता ही है, उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था उस जमाने में। यानी कि जो सरकार के लिए खतरनाक हो सकता है, जो साहित्य, आज भी सरकारें इस प्रकार के तमाम साहित्य पर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर प्रतिबंध लगाती रहती है। सलमान रुश्दी के तमाम उपन्यासों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मिडनाइट चिल्ड्रन पर आपको पता ही है, 1981 में छपा था वो उपन्यास, जिस पर भारत में अभी भी प्रतिबंध है। तो यहाँ उसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि जो गुप्त दवाएं होती जो कि आपकी काम भावना को प्रज्वलित करती है, उनका कितना कारोबार चलता है बाजार में। और ये एलोपैथी का जमाना आने के बाद किस प्रकार से उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया है, इस चीज से आप बखूबी परिचित है। उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका छपना 1947 के पहले जुर्म था ही, आज भी जुर्म है, जो बहुत सी दफ्तरी बातों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता, जो आहार, निद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़े सुखद लिटरेरी सप्लीमेंट का काम करता है, और जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांग कर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठित है। वैसे उसमें कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ यही बात बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी या किसी औरत के साथ किस तरह से क्या बर्ताव किया जाना चाहिए या क्या बर्ताव होना चाहिए। पंत के दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो
मानव मानव में चिरंतन संबंधों का वर्णन होता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच हमेशा जो संबंध है वो किस प्रकार का होना चाहिए। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता है और यह अध्ययन जाहिर है परिवार के अकेले विद्यार्थी होने के नाते रूपन बाबू ही करते हैं। ठीक है, रूपन बाबू पढ़ने वाले हैं जो एक ही साल से कई सालों से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। और उधर बद्री पहलवान जो वो पहलवानी करते हैं और वैद्य जी अपना कॉलेज भी चलाते हैं, कारोबार भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं और वैद्य खाना भी चला रहे हैं। इस प्रकार के तमाम गुणों से भरा हुआ आदमी आपको कहाँ मिलेगा। और रूपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे। जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े और पेड़ की छांव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उम्र खयामी पदार्थों की जरूरत होती है, वह सुख रूपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते थे। परिवार के सभी लोगों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए श्रद्धा पैदा हो सकती थी। इसे लोग लेने पर कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं कह सकता था कि पूर्वी गोलार्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को कहीं कोई खतरा है। जो भारत तो आपको पता ही है, जॉइंट फैमिली की बात होती है यहाँ पर, अब तो सोलो फैमिली अब हो रहा है। तो उस सारी सिस्टम की तरफ भी लेखक इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। यही कमरा रंगनाथ को पहले रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। वैद्य जी ने ठीक ही बताया था। एमए करते करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की तरफ कमजोर पड़ गया, उसे बुखार रहने लगा था। किसी भी सामान्य हिंदुस्तानी की तरफ उसने डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास न रखते हुए डॉक्टरी दवा खाई थी, उससे वह अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया। किसी भी सामान्य शहराती की तरह उसकी भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है। कहा जाता है ना कि शहर की दवाएं लेते रहो और गांव की हवाएं खाओ तो आप सही हो जाओगे। मतलब गांव का जो वातावरण होता है अच्छा होता है और शहर का वातावरण बहुत पोल्यूटेड होता है ना। तो इसलिए इस कॉन्ट्राडिक्शन को भी वो बता रहे हैं। इसलिए यहाँ रहने के लिए चला आया था। किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी थी। पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह यह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है। इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन गांव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, अध्ययन करेगा, जरूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कर आएगा और वैद्य जी को हर स्टेज पर शिष्ट भाषा में यह कहने का मौका देगा कि काश हमारे नवयुवक निकम्मे न होते तो हम बुजुर्गों को जिम्मेदारियां न उठानी पड़ती। वही बात है, क्योंकि जब नवयुवक जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे हैं इसलिए तो वैद्य जी को सारा कुछ कारोबार करना पड़ रहा है। अगर हमारे नवयुवक बड़े समझदार होते और सारी जिम्मेदारियां उठा लिए होते तो शायद वैद्य जी को इस प्रकार की न तो कॉलेज चलाना पड़ता, न घपला करना पड़ता, न घमंड करना पड़ता, न झूठ बोलना पड़ता और न एक खास तरह का अलग ही विशिष्ट प्रकार का आभा मंडल क्रिएट करना पड़ता। ऊपर का कमरा काफी बड़ा था और उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद सुफेला दिया था। उसकी सफाई करा के एक चपरासी स्थायी रूप से डाल दी चारपाई स्थायी रूप से डाल दी गई थी। उस पर एक स्थायी बिस्तर पड़ गया था। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गई थी और उसमें जेबी जासूस या गुप्त साहित्य के प्रवेश का निषेध कर दिया गया था। वह एक छोटी सी मेज और कुर्सी भी कॉलेज से मंगा कर लगा दी गई थी। चारपाई के पास ही दीवार में खिड़की थी जो खुलते ही बागों और खेतों का दृश्य पेश करती थी। यह दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कवित्वमय बनाने का काम आता था और वहां उसे सचमुच ही कभी कभी लगता था कि उसके सामने न जाने कितने वर्ड्सवर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने गुरु भक्त सिंह एम ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और उसके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह में तुरही लगाए सांस फुलाए खड़े हुए हैं। अब देखिए कि तनिक पूरा गांव का माहौल है ना, पूरा पीछे प्रकृति प्रकृति है। तो उसे लग रहा है कि मतलब पूरा गांव का सांगीतिक माहौल भी है और न जाने कितने कलाकार तुरही बजा रहे हैं और उस सारे उसको फील कर रहा है वो। होता है ना कि मतलब द सिटी ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज वाली बात है, गोदान की बात है ना। या फिर नदी के द्वीप वाली बात है कि प्रेमी प्रेमिका दोनों शेखर और वहां चले जाते हैं किस प्रकार से जंगल में और वहां हिमालय की वादियों में जाकर के अपना रात की चांदनी रात में उस पल को महसूस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घुटे हुए संभोग की मुद्रा में है और क्या उनकी अनुभूतियां हैं और क्या उनके एहसास हैं और क्या
जिंदगी के वो पल हैं। कभी अज्ञे के शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप पर भी अश्लीलता के आरोप लगे थे। लेखक ट्रेडिशन को ब्रेक करता है, ये उसका काम है, सवाल करता है और एक नए संसार की सृष्टि करता है। यहाँ पर भी जैसे रंगनाथ के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि उसने गुप्त साहित्य पढ़ना और रखना मना रख लिया। जबकि उस उम्र में, क्योंकि देखिए भारतीय समाज में असल में हुआ क्या है कि सेक्स को लेकर के इतनी कुप मंडूकता रही है कि मतलब फ्री में, मतलब खुल करके आप बात नहीं कर सकते ना। तो फिर बहुत सारी कुंठाएं पैदा होती है। तो फिर आदमी वही साहित्य पढ़ता है, फिर आजकल तो पोर्न मूवी देखता है और यूट्यूब और इन सारी चीजों के आने के बाद तो हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेक्स क्रांति हो रही है। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, सोच बदल रही है और जो अज्ञात चीजें हैं, जो रहस्य हैं, वो सारे जिसे खुल उस युवा पीढ़ी के सामने खुल चुके हैं। काम क्या है, सेक्स भाव क्या है, योनि क्या है, लिंग क्या है ना। कि उन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी हासिल करना चाहता है, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्ची बड़ी हो रही है, उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो किस प्रकार से सब चीजों को तोड़ना चाहती है, ब्रेक करना चाहती है, मतलब उसको जानना चाहती है ना। शेखर भी तो पूछता है अपने माँ बाप से ना कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए समाज की जो नैतिक मान्यताएं हैं, जब वो ब्रेक होने लगती है, तो समाज की जो जड़ता को ढोने वाले जो लोग हैं, वो इसका हमेशा विरोध करते रहे हैं और विरोध करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। रंगनाथ उस परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो ब्रेक करता है। रंगनाथ तो कहीं ना कहीं उसी परंपरा को पुष्ट करता हुआ नजर आता है बार बार। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रूपन बाबू कहीं से कुछ ईंट रोड़ा उठा लाए और उसे जोड़ गांठ कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर दिया था। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार तोड़ा दिए थे, जिससे लगता था कि वहां एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर सेंटर है। पर अंदर का रेडियो एक हेडफोन के सहारे ही सुना जा सकता था, जिसे कान पर चिपका कर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें और वैष्णव संतों के भजन सुनता था। वो जमाना रेडियो का था। देखिए आज तो मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजिकल बहुत दुनिया बदल चुकी है ना। हर किसी के हाथ में फोन है, हर किसी के हाथ में वो सारी चीजें हैं। कहते हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है। लेकिन वो जमाना अलग था, वो समय अलग था। तो इसलिए देखिए, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमारी जिंदगी में कितना सारा परिवर्तन करती है। अभी हमारे घर के लोग ही बता रहे थे कि पहले हम खेती करते थे, किस प्रकार से गेहूं को निकालने में कितना समय लगता था। लेकिन अब तो हार्वेस्टर आ गया है, उससे किस प्रकार से सारी चीजें बदल गई है। दिनों का काम सिर्फ घंटों में हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कितना सहज और आसान करती है, उन सारी चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। और जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो रही है दुनिया में, क्योंकि इस शताब्दी में सबसे ज्यादा काम चल रहा है उसके ऊपर, तो उसके कितने लाभ हैं, कितने नुकसान हैं, उन सारी चीजों पर बातचीत अलग से होगी। वो रंगनाथ का कार्यक्रम वेद जी की सलाह से बना था। वह बहुत सवेरे उठकर सोचना कि कल का खाना खत्म हो चुका है, फिर तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, दूर तक टहलने के लिए निकल जाना, नित्य कर्म, क्योंकि संसार में वही एक कर्म नित्य है, बाकी अनित्य है। मतलब पेट साफ करना, टहलते हुए लौटना, हाथ मुंह धोना, लकड़ी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करना, गुनगुने पानी में कुल्ले करना, व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर को भोजन करना, विश्राम, अध्ययन, सायंकाल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम, बादाम मुनक्के आदि के द्रव्य का प्रयोग, अध्ययन, भोजन, अध्ययन और शयन। अभी क्या ये पूरा का पूरा रंगनाथ का पूरी दिनचर्या है उसकी, पूरे दिन में क्या करना है उसको, है ना। कब सोना है, कब खाना है, कब व्यायाम करना है, कब पढ़ना है, मतलब उसके लिए वेद जी ने एक पूरा सेटअप बना दिया है। क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, उसको सही करने के लिए उन्होंने एक नई टेक्निक या नई तरीका अपनाया है। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ कि अध्ययन की जगह वेद जी की बैठक में गजहों की सोबत ने ले ली थी, क्योंकि इससे रंगनाथ के वीर की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं था और कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए वेद जी को इस संशोधन से कोई एतराज न। गजे मतलब जो गांव के जो खास खास लोग थे, वो बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए उसके पास आ जाते थे। ठीक है। और इस प्रकार से उसका एक नया जीवन समझे कि वेद जी ने तैयार कर दिया था। और हमने कहा ना कि वेद जी सारा ये जो
यौनिकता का और सेक्सुअलिटी का जो पूरा प्रयोग है, वीर्य को बचाने का जो प्रयोग है, वो रंगनाथ के साथ भी कर रहे हैं। आप छोटे छोटे गांव कस्बों में जाएंगे, अब तो चीजें बहुत बदल चुकी है, लेकिन एक समय था कि इस प्रकार के वैद्य जी आपको हर जगह मिल जाते थे, जो नई पीढ़ी को वीर्य बचाने के तमाम कार्यक्रम बताते थे। और आसाराम ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलाया था। अब तो वो जेल में है, लेकिन उस समय जब उसका जलवा हुआ करता था तो वो अपनी तमाम उन चर्याओं में, उन तमाम भाषणों में, उन तमाम प्रवचनों में वीर्य बचाने की बात करता था। और किस प्रकार से युवा पीढ़ी को भ्रमित करना, समाज को नई एक भ्रम की दिशा में ले जाना, जो कि जाहिर सी बात है वो सारी चीजें अब तो सब दुनिया के सामने है। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। अब देखिए, महाभारत में कहा ना कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। मतलब उसे लगा कि मैं किसी बड़ी महान दुनिया में आ चुका हूँ, और मेरी जिंदगी का पाया और मेरी जिंदगी का पासा जैसे पूरी तरह से पलट चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। उसे जान पड़ा कि भारतवासी एक है और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। उसने देखा कि उसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े नियम आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घसीटते हैं। वही दांव पेंच और पैंतरेबाजी की अखिल भारतीय प्रतिभा या कच्चे माल के रूप में इफरात में फैली पड़ी है। ऐसा सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में उसकी आस्था और मजबूत हो जाती है। देखिए, भारत की विविधता और वेद जी का जो चमत्कार है उसको जब समझने लगता है रंगनाथ, तो रंगनाथ का जो इतिहास का जो ज्ञान है, जिसे लगता है कि बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है, और वो कुछ और ही दुनिया में पहुंच जाता है। पर कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा कि शहरों में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का यह विश्वास कि हम बुद्धिमान है, और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया है, और नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा। वहीं पर नई पीढ़ी की आस्था की पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने और समाज के प्रति ईमानदार न थी। जबकि हम चेतन है, किसी भी हालत में खुश नहीं होते, और अपने प्रति ईमानदार हैं और समाज के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि समाज कुछ नहीं है। अब देखिए, वही वाली बात, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का जो द्वंद्व चलता रहता हमेशा, कि पहले वाली पीढ़ी सोचती थी कि नई पीढ़ी को कुछ नहीं आता, और नई पीढ़ी सोचती है कि पहले वाली पीढ़ी को कुछ नहीं आता है, और समाज को और समाज की मान्यताओं की और नैतिकताओं की उसे कोई जरूरत नहीं है, और समाज को मानता ही नहीं क्योंकि समाज है ही नहीं है। ठीक है। तो ये हर एक तरफ द्वंद्व चलता रहता है हमेशा, चाहे इसको व्यक्तिवाद का द्वंद्व कहिए, चाहे इसको आप सामाजिक समाज का द्वंद्व कहिए, लेकिन व्यक्ति और समाज के बीच यह अंतर्द्वंद, यह विरोधाभास हमेशा से रहा है और हमेशा से बना रहेगा। हम अमेरिकी समाज की तुलना करें कि तो वहाँ व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन नियम कानून की बात वहाँ अलग तरह से चलती है, और वहाँ व्यक्तिवाद होने के कारण न जाने कितनी समस्याएं, ये भी समझिए आप। हमारे यहाँ सामाजिक जीवन की अपनी जो जड़ताएं हैं, जिन मान्यताओं को हम बदलना नहीं चाहते हैं, जबकि समाज बदल चुका है, समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है, जीवन को जीने की शैली, लोगों की आर्थिक दशा बदल रही है, लेकिन फिर भी हम उस पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजों को समझने और जानने की आवश्यकता है। ये वाद विवाद खास तौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला का क्षेत्र ही ज्यादा से ज्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक है। पिछली पीढ़ी के मन में आगामी पीढ़ी को मूर्ख और अगली के मन में पिछली पीढ़ी को जोकर समझने का चलन वहां इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या कला का न होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। रंगनाथ कुछ दिन तक समझता रहा कि शिपालगंज में अभी तक ऐसे पीढ़ी संघर्ष का उदय नहीं हुआ है, पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देख लिया कि यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। यह समझ गया कि यहाँ की राजनीति पर इस पहलू से भी कमजोर नहीं है। एक बात एक बात एक 14 साल के लड़के से लेकर चली थी। एक शाम बैठक में किसी आदमी ने शिपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताना शुरू किया। उसने प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए थे। अब देखिए कि किस प्रकार से
चीजें घटित होती। देखिए कितना प्यारी बात बता रहे हैं। सुना जाता है कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए कई विद्वानों ने उस लड़के के बारे में छानबीन की। उन्होंने टूटे हुए परिवार, बुरी सोबत, खराब वातावरण, अपराधशील वंश परंपरा आदि रटी रटाई किताबी थ्योरियों को उस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपने से इनकार कर दिया और बाद में विद्वान इसी नतीजे पर पहुंचे कि हो न हो ये प्रभु का चमत्कार है। मतलब अगर कोई अपराधी बन रहा है तो उसके पीछे भी प्रभु का चमत्कार है, बाकी और कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा लेखक बता रहा है। वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता की प्रामाणिकता होती है, जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी ऐसी व्यवहारिक समस्याएं चुटकियों में पैदा कर सकता है कि अमेरिका में कीमती कागजों पर छपी हुई किताबों के बेशकीमती सिद्धांत पोष साबित होने लगते हैं और उनका हल निकालने के लिए बड़े बड़े भारतीय विद्वानों को घबरा कर फिर अमेरिका की ओर जा भागना पड़ता है। बस वही वाली बात है कि मतलब हमारे यहाँ पर जो चुटकियों में हर समस्या का समाधान है, वहाँ अमेरिका में और उन देशों में लोग सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। हमारे यहाँ तो बस आप जाओ कहीं पर भी किसी पंडित के पास, वो आपका कुछ कागज दे के बता देगा, समय बता देगा, शुभ मुहूर्त बता देगा, बहुत सारी चीजें बता देगा आपको। आपकी समस्या के लिए तमाम तरह के तर्क वितर्क और तमाम तरह की धारणाएं वो आपके दिमाग में डाल देगा और आपको इस तरह की भ्रम और इस तरह की दुनिया में ले जाएगा कि शायद आप सोच पाए या न सोच पाए। इसके बारे में आपका दिमाग कितना वर्क करता है कि नहीं करता है, वो सारी चीजें आपके लिए कहीं कोई मायने नहीं रखती या उनका जैसे कहीं कोई महत्व ही नहीं है। तो कहीं न कहीं एक जड़तावादी जो नैरेटिव है उसके बरक्स एक वास्तविक जो नैरेटिव है उसको समझने की भी हमें आवश्यकता है। लड़का शिपालगंज के इतिहास में अचानक 2 ही 3 साल के लिए उदित हुआ, चमका और फिर पुलिस की जाफड़, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निस्संग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों की जेल में इतिहास का एक अंग बन गया। वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना हुआ है और वे उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिया जाने वाला है। ये बात शिपालगंज में आते आते लोक कथा बन गई थी और तब से वहां उस लड़के का लीला स्मरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा था। रंगनाथ को बताया गया कि लड़का 10 साल की उम्र में इतना बड़ा तेज दौड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी उससे पकड़ नहीं पाते थे। 11 साल की उम्र में वह रेल में बिना टिकट चलने और टिकट चेकर को धक्का देने में उस्ताद हो गया था। 1 साल बाद वह मुसाफिरों के देखते देखते उनका सामान इस तरह से गायब करने लगा जैसे लोकल अस्थीनिशिया देकर होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता नहीं चलता कि शरीर का एक हिस्सा कहाँ चला गया। इस तरह की चोरी में उसकी ख्याति सबसे ज्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में 14 वर्ष की अवस्था में जब वह पकड़ा गया तो पता चला कि वह ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे की भीतरी सिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका है। बंगलों में चोरियां करता और चोरियां भी रोशनदान में नहीं बल्कि उपयुक्त तरकीब से दरवाजा खोलकर भले आदमियों की तरह कायदे के रास्ते में मकान में घुसकर करता था। वह लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बहराम चोट्टा का भी जिक्र किया जो किसी जमाने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था और उसका नाम सुनते ही लड़के ने बड़े जोर शोर से विरोध किया और बजर्त विधानसभा की स्पीचों के बिना किसी तर्क के सिर्फ आवाज ऊंची करके साबित करने की कोशिश की कि बहराम चोट्टा भी कोई चोट्टा था। रामस्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया वह बहराम चोट्टा का जन्म पर भी हिस्सा न हिलेगा। रंगनाथ को इस बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिख पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल के चोटे सचमुच ही ऐसे 30 मार का है? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोटे हुआ करते थे। देखिए समाज कहा जाता है ना कि बुरी बातों में कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है लेकिन अच्छी बातों में उसकी ज्यादा रुचि नहीं होती है। और सवाल यही है कि समाज में हमेशा वही मूल्य चलता रहा है। बाहर से भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे, बड़े आदर्श की बातें करें, लेकिन समाज उसी रास्ते पर चलता रहा है। सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुरानी के साथ और पुरानी पीढ़ी वाले नई के साथ लगाते हैं और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिन दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं, इसी कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी।
साहित्य और कला के सैकड़ों अर्ध प्रौढ़ आलोचकों की तरह सिर हिलाकर अपनी राय देने से कतराते हुए बोला, भैया रंगनाथ, पहले के लोगों का हाल न पूछो। ये ठाकुर दूरबीन सिंह थे, मैंने उनके दिन भी देखे, और आजकल के लौंडों के हाल न पूछो। आज से लगभग 30 साल पहले जब आज की पीढ़ी पैदा हुई थी और हुई भी थी, यशस्वी रहे हे प्रभु हे मुरारे, चिरंजीवी रही राजा हमारे। खुदाया जॉर्ज पुंजम की हिफाजत कर कोरस गाने के लिए हुई शिपालगंज की सबसे प्रमुख गजा का नाम ठाकुर दुर्बन सिंह था। उसके माँ बाप ने के नाम के साथ दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उसका लड़का हर काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा ही किया। जिस चीज में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियाद से पकड़ा। उन्होंने अंग्रेजी कानून कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों दुर्बीन सिंह ने इंडियन पेनल कोड को सभी दबावों को एक एक करके तोड़ने का बुनियादी काम शुरू कर दिया था। आपको पता ही है 1930 में ही गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं। तो बता रहा है कि मतलब आदमी के पतन की कहानी कैसे शुरू होती है और आदमी के उत्थान की कहानी कैसे शुरू होती है। और कहा जाता है ना कि वक्त बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए आदमी को कहते हैं कि अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और अगर बुरे दौर से गुजर रहा है तो भी उसको पेशेंस से रखना चाहिए और हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए ताकि अच्छा वक्त आए। और अगर वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा तो वो कभी अपने आप को निराश नहीं पाएगा। स्वभाव से बड़े परोपकारी थे। परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे में व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है। कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्रौढ़ाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार की तख्ती लगाकर घूमता है। कहते हैं कि मतलब दूसरों की हेल्प करना है, समाज सेवा भी एक अलग तरह का नियम है। इसलिए वो कह रहा है कि जो कुछ कुछ लोग जो अविवाहित प्रौढ़ाएं हैं उनके साथ या उनकी पीड़ाओं को हल करने का काम लगातार करते रहते हैं। आप तो जानते ही इस चीज को अच्छी तरह से। कोई किसी के सीधे रिश्वत न लेनी पड़े, इसलिए रिश्वत देने वालों से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दौड़ धूप करता रहता है। ये सब परोपकार संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं हैं और दुर्बन सिंह की भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा थी। वे कमजोर आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, इसलिए लड़ाई भिड़ाई के हर मौके पर बिना बुलाए पहुंच जाते थे और कमजोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे। उन शांतिपूर्ण दिनों में ये सब बातें बंदी दर से चलती थी और सारे इलाके में मशहूर था कि शहर में जैसे बाबू जय राम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपये हर पेशी पर लेते हैं, उसी तरह दूरबीन से भी मुकदमे के पहलवानी मारपीट के लिए 50 रुपये लेते हैं। बड़ी लड़ाइयों में जहाँ आदमी जमा करने पड़ते, रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती है, पर उनकी भी दरें निश्चित थी और उसमें कोई धोखेबाजी नहीं थी। अब देखिए कि मैंने कहा ना कि इस संसार में जैसे हर कुछ फिक्स है वाली बात है, तो दुर्बेन सिंह का व्यक्तित्व भी कुछ इसी प्रकार का है। तो देखिए कि छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से शुक्ल जी किस तरह की बातें बता रहे हैं। हम और भी चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे और इसी प्रकार से इस उपन्यास पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए पूरा। हम राग दरबारी पढ़ रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि आपको हर चैप्टर पर बातचीत करेंगे ताकि आपको उपन्यास समझने में आसानी हो। हमने कहा ना, उपन्यास में बहुत सारी कहानियां होती है और कहानी में सिर्फ एक कहानी होती है। तो उपन्यास थोड़ा बड़ा होता है ना, बहुत सारी संपूर्ण जीवन की कथा कहने का इसमें एक उपक्रम लेखक करता है। तो उपन्यास इसी विधा भारत में जाहिर सी बात है पश्चिम से आई है और शायद हमारे स्कूल के विद्यार्थी भी नहीं जानते होंगे कि उपन्यास क्या होता है। हमारे कॉलेज के विद्यार्थी भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं टेक्स्ट को, जब तक आपकी समझ नहीं बनेगी उस विषय के बारे में, तब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ आप पढ़िए और 4-5 साल का समय दीजिए, जरूर समझ बनेगी। देखिए समय लगता है थोड़ा सा, ये काम जल्दबाजी का काम नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए, अपना ख्याल रखिए और गुड नाइट, टेक केयर।